हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रतीक खत्री। आप देख रहे हैं प्रोफेशनल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं AS22। ये AS काफ़ी लोग बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, पर है काफ़ी इजी। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे और समझोगे तो इससे इजी कुछ AS नहीं है। इतना इजी AS है कि अगर आपने इसको ढंग से एक बार अच्छे से पढ़ के सम्स कर लिए ना, तो एग्ज़ाम में तो आपको ये हलवा लगेगा। इसमें कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट जो अभी हम समझ लेंगे और उसके बाद आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको ये नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये AS2 है क्या आखिर? AS2 किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो करता है टैक्सेस के बारे में। जो भी हम इनकम टैक्स पे करते हैं वो उनके बारे में बात करता है। तो इसकी सर फिर अकाउंटेंसी में क्या ज़रूरत पड़ी, आप ऐसा बोलोगे कि फिर देखो हर चीज़ की अकाउंटिंग होती है। अगर आपने कुछ खरीदा उसकी अकाउंटिंग होती है, कुछ बेचा उसकी अकाउंटिंग होती है। तो जो आपने टैक्स पे किया, क्या उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी? ऑब्वियसली बात है, उसकी अकाउंटिंग भी होगी। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी ये तो AS22 बताता है। ये भी अच्छे मार्क कैरी करता है। और ये मैं लिख के देता हूँ, अगर आपने एक बार ये पूरा वीडियो देख लिया ना, तो आपकी इसके जो भी मार्क्स, सपोज 4 मार्क का आता है अप्रॉक्सीमेट, 4 मार्क्स का आपके जेब में, आपके जेब में है साढ़े 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 4 मार्क पूरे के पूरे। अगर देखते हैं इसका स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई ये किस पे लगता है, कैसे लगता है, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, क्यों ओरिजिनेट हुआ। देखते हैं एक बार। लिखा है कि भाई टैक्सेबल इनकम डिफर्स फ्रॉम अकाउंटिंग इनकम। ये बात तो सही है। सपोज जो हमने बुक्स में देखो, अकाउंटिंग इनकम है मतलब बुक्स की इनकम। किसकी इनकम? बुक्स की इनकम। तो बुक्स की इनकम और जो इनकम टैक्स की इनकम दोनों अलग अलग होंगी। अब बोलेंगे सर ये ऐसे कैसे, पहले तो बुक्स बनती है फिर इससे तो हम इनकम टैक्स की बनाते हैं, तो ऐसे कैसे डिफर होंगी? बेटा डिफर होंगी क्योंकि कुछ कुछ इनकम टैक्स, जिसने अभी इनकम टैक्स पढ़ा होगा, कुछ कुछ आइटम्स होते हैं डिसअलाउ, डिसअलाउड होते हैं। और ऊपर से सपोज है, आपने सुना होगा डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का भी रेट अलग अलग होता है, पता है? सपोज उसका 15% है इनकम टैक्स में, तो भाई कंपनीज एक्ट में अगर आप SLM से फॉलो करते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो सपोज आप फॉलो कर रहे हो SLM, वो फॉलो कर रहा है 15% का स्लैब रेट, तो फिर फर्क तो आना ही आना है। सिंपल बात है। तो जो ये फर्क आ रहा है डेप्रीसिएशन में, जो फर्क आया हमारे बाकी सब चीज़ों में, जिस कुछ कुछ आइटम डिसअलाउ हो गए और कुछ कुछ आइटम यहाँ पे अलाउ थे, तो लॉजिकल बात है दोनों की इनकम में डिफरेंस आएगा। दोनों की इनकम में डिफरेंस आएगा। सही है। और बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन और अलग अलग ट्रीटमेंट ये डिफरेंस आता है। तो उसको फिर सर अभी हम सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो फिर लोचा हो गया भाई। इनकम टैक्स में भी फिर क्या करें, उसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि अकाउंटिंग तो हमें करनी पड़ेगी ढंग से, और जो भी डिफरेंस होगा ना उसको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा अकाउंटिंग के अंदर। तो अभी सर इसको कैसे कंसिडर करें? तो उसमें हमने यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिला है, उसको बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल आगे क्या हम पढ़ेंगे, पर ये मैचिंग प्रिंसिपल के थ्रू ये जो AS22 है हमें सॉल्यूशन देता है इस पूरी प्रॉब्लम का, जो डिफरेंस हमारा जनरेट हो रहा है। तो अब ये कैसे होगा? देखो पहला तो समझना भी टैक्स एक्सपेंस होता क्या है। जो हम बार बार टैक्स एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, ये टैक्स एक्सपेंस आखिर है क्या? ये है करंट टैक्स प्लस डिफर्ड टैक्स। सर ये डिफर्ड टैक्स क्या है? हमको समझ नहीं है। ये डिफर्ड टैक्स वही जो डिफरेंस है ना इनकम का। सपोज इनकम का डिफरेंस है 3 लाख, और जो डिफरेंस के ऊपर जो टैक्स रेट लगता है ना, जो डिफरेंस के ऊपर टैक्स लग रहा है, किसके ऊपर लग रहा है? डिफरेंस के ऊपर टैक्स लग रहा है। किसके ऊपर? डिफरेंस के ऊपर जो टैक्स लगता है ना, उसको बोलते हैं डिफर्ड टैक्स। डिफर्ड टैक्स बहुत सिंपल चीज है ये। आगे हम इसको एग्जाम्पल समझेंगे, आपको फिर समझ में आ जाएगा। अब देखो, डिफरेंस भी मल्टीपल टाइप्स के पैदा होते हैं इसके अंदर। कोई एक डिफरेंस नहीं होगा इसके अंदर, मल्टीपल रीजन होंगे डिफरेंसेस के। और इसमें जो कुछ बेसिक रीजंस हैं हम वो समझ लेते हैं। देखो अगर कुछ ये चीजें हो रही है तो फिर उसको बोलेंगे टाइमिंग डिफरेंस। और डिफरेंस बिकॉज ऑफ दिस आ रहा है तो उसको बोलेंगे परमानेंट डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस। तो देखो हो क्या रहा है, अगर अगर जो डिफरेंस जनरेट हुआ वन पीरियड कैन बी रिवर्स्ड, कैन बी रिवर्स्ड इन सब्सिक्वेंट पीरियड, कैन बी रिवर्स्ड इन फर्दर पीरियड।
अगर ये डिफरेंस हम बाद में आगे चल कर रिवर्स कर पाएंगे, इसका इफेक्ट हम रिवर्स कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, रिवर्स कर पाएंगे इसका effect, तो फिर उसको बोलेंगे टाइमिंग डिफरेंस। समझ नहीं आया ना? नहीं है, मेरे को पता है आपको समझ नहीं आया। तो इसका एक एग्जाम्पल देख ले। सपोज हमने जो डिफर टैक्स है हमारा कैसे आएगा, तो डिप्रीसिएशन हमारा इनकम टैक्स के बेसिस पे था 100 रुपए का, और एज पर कंपनीज एक्ट का डिप्रीसिएशन 75 रुपए का। अब देखो डिप्रीसिएशन खर्चा होता है, तो ध्यान से देखो, तो एज पर इनकम टैक्स हमें ज़्यादा खर्चा क्लेम करने का मौका मिल रहा है। हमने ज़्यादा खर्चा क्लेम कर लिया, ज़्यादा खर्चा क्लेम कर लिया इनकम टैक्स में, तो हमारी इनकम गिर गई होगी। यहाँ पे हमने कम खर्चा क्लेम किया, हमारा खर्चा हमारा कम हमने क्लेम किया बुक्स के अंदर, पर इनकम टैक्स में ज़्यादा क्लेम कर लिया, इनकम टैक्स में ज़्यादा क्लेम कर लिया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आगे चल के हमें टैक्स, देखो हमने अभी तो टैक्स कम पे कर लिया क्योंकि हमारी इनकम गिर गई, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आगे चल के हमें टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि हमने अभी कम पे किया है? बोला सर ऐसा कैसा आप बोल रहे हो, ठीक है ना, रूल के हिसाब से हमने कम पे कर लिया, तो फिर आगे चल के ज़्यादा टैक्स क्यों पे करना पड़ेगा? बेटा समझो बात को, यहाँ पे डेप्रीसिएशन लगा 100 रुपए का, सपोज असेट की वैल्यू इसकी जीरो पहले होगी, पता है? देखो हर असेट की वैल्यू जीरो होती है, मतलब उसके आगे हम डेप्रीसिएशन नहीं लगा सकते, उसकी होगी, खत्म होगी उसकी लाइफ। तो यहाँ पे पहले जीरो होगी और यहाँ पे स्टिल कोई एसेट की वैल्यू बची हुई होगी। तो पता है क्या होगा, हमने बुक्स में तो डेप्रीसिएशन क्लेम किया होगा, पर हमें यहाँ पे कोई भी डेप्रीसिएशन क्लेम करने नहीं मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली आगे चल के हमारी इनकम टैक्स की इनकम किसी भी साल में जब असेट मर जाएगी, जब असेट की वैल्यू इनकम टैक्स में जीरो हो जाएगी, तो उस साल में हमारी इनकम ज़्यादा आएगी, उस साल में हमारी इनकम ज़्यादा आएगी, हमें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मतलब हमने इस साल बिकॉज ऑफ दिस हायर डेप्रीसिएशन हमने टैक्स कम पे किया, पर आगे आने वाले साल में सर हमें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे 100 रुपए है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम किया डेप्रीसिएशन, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका डेप्रीसिएशन जल्दी खत्म होगा एज पर इनकम टैक्स का। तो एक ऐसा साल आएगा कि भाई यहाँ पे हम जीरो डेप्रीसिएशन क्लेम कर पाएंगे और यहाँ पे हमें स्टिल हमारे पास कुछ अमाउंट पड़ा होगा डेप्रीसिएशन क्लेम करने के लिए। तो यहाँ पे तो हमने स्टिल डेप्रीसिएशन क्लेम किया होगा फ्यूचर में, पर यहाँ पे हम क्लेम नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में, तो यहाँ पे हमें टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो अभी हमने टैक्स कम पे किया, फ्यूचर में हमने ज़्यादा टैक्स पे कर लिया, तो उसको बोलते हैं डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमें आ गई, तो 25 रुपए की हमें टाइमिंग डिफरेंस मिल गया। अब इस 25 रुपए के ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स रेट, और उसको बोलते हैं डिफर्ड टैक्स। ये है हमारा टाइमिंग डिफरेंस, ये हमारा टाइमिंग, मैंने गलत लिख दिया, रुक जाओ। ये है अपना टाइमिंग डिफरेंस। ये है अपना टाइमिंग डिफरेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाली चीज़। अब आगे देखते हैं परमानेंट डिफरेंस क्या है। ये तो हमने समझ लिया, पर टाइमिंग डिफरेंस सर ये था हमारा, तो परमानेंट डिफरेंस क्या है हमारा वो समझ लेते हैं एक बार। कोई भी कोई भी डिफरेंस आया किसी भी पीरियड में, पर वो आगे रिवर्स नहीं हो सकता। एक बार हो गया तो हो गया, आगे रिवर्स नहीं हो सकता, तो उसको मैं बोलूँगा परमानेंट डिफरेंस। ये एक ही बार हो गया, लग गया, अब इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। सर ऐसे कैसे रिवर्स नहीं कर सकते, दादागिरी है क्या? तो बेटा लॉजिक समझो, पहले लॉजिक क्या आ रहा है। भाई हमने पेनल्टी या डोनेशन पे किया किसी को, पेनल्टी हमने डोनेशन किसी को पे कर दिया, जो हमें अलाउ नहीं है इनकम टैक्स के अंदर। नहीं हमें आज अलाउ था, नहीं हमें फ्यूचर में अलाउ होगा। नहीं हमें आज अलाउ था, नहीं हमें फ्यूचर में अलाउ, ना ही हमें आज अलाउ था और ना ही हमें फ्यूचर में अलाउ होगा कभी, तो अभी फ्यूचर में अलाउ नहीं होने वाला है, तो रिवर्स का तो बात ही नहीं होगी। जब ये रिवर्स ही नहीं होगा, जब ये रिवर्स ही नहीं होगा, तो फिर इसको हम आगे फ्यूचर में क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया परमानेंट डिफरेंस, इसको आप सुधार नहीं सकते, ये चलता ही रहेगा, ये हुआ परमानेंट डिफरेंस, तो इसको हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे।
तो सर ये समझा क्यों रहे हो हमें परमानेंट डिफरेंस क्या है, टेम्परेरी डिफरेंस क्या है, हम समझ के क्या करेंगे? बेटा इसका हर एक का इफेक्ट है यहाँ पे। पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं फिर से। सपोज एक्स वाई लिमिटेड है, ठीक है, उसने पे किया, लेट पेमेंट ऑफ टैक्स उसने पे किया, ठीक है, उसने फाइन है पेनल्टी पे किया लेट पेमेंट ऑफ टैक्स का। तो उसको ये जो उसने अमाउंट पे किया ना, उसको उसका खर्चा इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होगा। खर्चा देखो, अलाउड डिसअलाउड पता है ना क्या होता है, कि भाई यहाँ पे पीएनएल बना हुआ है, तो यहाँ पे हम दिखाते हैं खर्चे, तो यहाँ पे इसको ये खर्चा करना अलाउ नहीं होगा। ये वाला जो स्पेसिफिक खर्चा है ना, लेट पेमेंट टैक्स का खर्चा, उसको पीएनएल में अलाउ नहीं होगा एज पर इनकम टैक्स। तो ये हो गया परमानेंट डिफरेंस। हमने बुक्स में क्लेम कर लिया पर हमें इनकम टैक्स में अलाउ नहीं है, तो ये हो गया परमानेंट डिफरेंस। क्या हो गया? परमानेंट डिफरेंस। आगे देखते हैं कि भाई रिकॉग्निशन ऑफ डीटीए एंड डीटीएल। हम बार बार सुने ऐसा डिफर टैक्स डिफर टैक्स डिफर टैक्स। अभी डिफर टैक्स एसेट और डिफर टैक्स लायबिलिटी क्या है ये समझ लो, इसके बाद कुछ चैप्टर में बचा ही नहीं है। देखो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना पक्का दबा के, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको और क्वालिटी कंटेंट मिल पाए। और ये सारे नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम के चैनल पे, आप वहाँ पे लिंक से एक्सेस कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया होगा। आगे देखते हैं कि भाई रिकॉग्निशन ऑफ डीटीए एंड डीटीएल। तो डीटीएल कब क्रिएट होता है पहले हम वो देखते हैं। डीटीएल कैसे क्रिएट होता है, कब क्रिएट होता है? तो अगर अगर हमारी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारी अकाउंटिंग की, सॉरी मैं रिपीट करता हूँ, हमारी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू टैक्सेबल इनकम। मतलब इनकम एज पर बुक्स हमारी ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकम एज पर आईटी एक्ट। अब समझना, हमारी बुक्स की इनकम ज्यादा है, बुक्स की इनकम ज्यादा है, इनकम टैक्स की इनकम कम है, इनकम टैक्स की इनकम कम है, तब टैक्स बेस कम है हमारा। तो हमेशा याद रखना, हमारी जो इनकम है ना, वो टैक्स बेस के पास आएगी, टैक्स बेस से पास आएगी। इसको बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? मैचिंग प्रिंसिपल। देखो हमारी इनकम इतनी है, टैक्स बेस हमारा यहाँ पर, ये हमारा टैक्स बेस है, ये हमारी इनकम है, तो उसको हमें डीटीएल क्रिएट करके उसके बराबर लिख के आना हो। डीटीएल क्रिएट करके इसको हमें बराबर लिख के आना हो, उसको बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। हमें मैच करना हो दोनों। अब सर ये समझ तो आया नहीं हमें क्या बोला, तो एक बार सुन लो। देखो हियर द डिफरेंस इज टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस राइज हुआ है, ठीक है। तो टैक्स पेमेंट इज पोस्टपोन टू फ्यूचर। अभी लॉजिक समझ लो। देखो हमारी अकाउंटिंग की इनकम ज्यादा आई और इनकम टैक्स की इनकम हमारी कम आई, इनकम टैक्स की हमारी इनकम कम है, तो हमने क्या इस बार कम इनकम टैक्स पे किया होगा? हाँ सर, हमने कम इनकम टैक्स पे किया होगा, हमारे इनकम टैक्स की इनकम कम है, तो लॉजिकल बात है कम टैक्स पे किया होगा एज कंपेयर टू बुक्स, कम पे किया होगा। तो मैंने अभी बताया था, अगर हमने अभी कम पे किया है तो फ्यूचर में हमें पे करना पड़ेगा। मानते हो नहीं मानते? करेक्ट है, मैंने अभी पूरा ऊपर एक्सप्लेन किया है। आप अगर आपको, आप एक बार रिपीट भी कर सकते हो पीछे जाके, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया वहाँ पे। अगर हमने अभी कम पे किया है तो हमें फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। हाँ सर हमें पे करना पड़ेगा, आपने बताया पूरा मेरे को। तो अगर ऐसा हमें पता है फ्यूचर में हमें पे करना पड़ेगा, तो अभी से ही हम क्रिएट करेंगे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। लायबिलिटी बुक करेंगे ना अभी टैक्स की, है कि नहीं? डिफर्ड, डिफर्ड मतलब फ्यूचर की टैक्स की लायबिलिटी, डिफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर की टैक्स की लायबिलिटी। तो देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। देखो हमारी जो डेप्रीसिएशन एज पर बुक्स था 2 लाख, और एज पर इनकम टैक्स हमारा डेप्रीसिएशन था 5 लाख का। बताओ कितना टाइमिंग डिफरेंस? 3 लाख का है। कितना? 3 लाख का हमारा टाइमिंग डिफरेंस है। देखो डेप्रीसिएशन एज पर बुक्स हमारा 2 लाख है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ हमारी इनकम ज्यादा दिख रही होगी एज कंपेयर टू इनकम टैक्स? क्योंकि इनकम टैक्स में हमारा 5 लाख है। तो खर्चा होता है ना डेप्रीसिएशन, अगर इसमें खर्चा कम दिख रहा है बुक्स के अंदर, तो हमारी इनकम ज्यादा होगी। हाँ ज्यादा होगी सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। और यहाँ पे ये भी खर्चा है डेप्रीसिएशन इनकम टैक्स के अंदर, तो यहाँ पे ज्यादा खर्चा हमने दिखा दिया है, तो इसकी इनकम कम होगी। हाँ सर कम होगी इसकी इनकम। तो डिफरेंस है वो 3 लाख का है, इसको हमने टाइमिंग डिफरेंस बोला। और यहाँ पे रेट 50% दिया है, तो इनकम ज्यादा, बुक्स की टैक्स इनकम कम है, बराबर लेके आओ, डीटीएल क्रिएट करो। क्या करो? डीटीएल ओ गुरु। तो हमने डीटीएल क्रिएट कर लिया 1.5 लाख का, तो अब हमारी बराबर आ गई।
बराबर आ गई, बराबर आ गई। अच्छा हुक बन रहा है। देखो, ये पॉइंट देखना, टैक्सेबल इनकम इज लोअर विल बी हायर लेटर, ये बात याद रखना। भली अभी की टैक्सेबल इनकम लोअर है, फ्यूचर में हायर होनी ही होनी है। क्योंकि सपोज देखो, यहाँ पे डेप्रीसिएशन कम लगा रहे बुक्स के अंदर, तो इसकी असेट की वैल्यू फ्यूचर में बची हुई होगी। यहाँ पे ज्यादा डेप्रीसिएशन लग रहा है, तो इसकी वैल्यू एग्जॉस्ट हो गई होगी फ्यूचर में। तो एक टाइम आएगा कि भाई इस पे जीरो लगेगा डेप्रीसिएशन, और इस पे स्टिल डेप्रीसिएशन लग रहा होगा। तब यहाँ पे पता है, यहाँ पे तो जीरो डेप्रीसिएशन लग रहा है, तो इसकी इनकम ज्यादा बढ़ जाएगी, और इसकी इनकम उतनी की उतनी रहेगी, बस इसकी इनकम हाई हो जाएगी, तो टैक्स पेएबल ज्यादा आएगा फ्यूचर में। तब हम इस्तेमाल करेंगे डिफर्ड टैक्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। समझ आया? आगे देखते हैं। अब ये आता है डिफर्ड टैक्स असेट क्या होता है। सर ये तो हमने समझ लिया बेटा, सिंपली इसका उल्टा है डिफर्ड टैक्स असेट। इसका उल्टा है ये। अगर हमारी टैक्सेबल इनकम जो हमने अभी इनकम पे की है, अगर वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू हमारी अकाउंटिंग इनकम, हमारी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है एज कंपेयर टू अकाउंटिंग इनकम, मतलब हमने ज़्यादा टैक्स पे कर लिया सर, ज़्यादा टैक्स पे कर लिया, सही है। और अकाउंटिंग इनकम हमारी अभी कम है, मतलब बुक्स में इनकम कम है और टैक्सेबल इनकम ज़्यादा आ रही है। वही रीज़न, इसका उल्टा कर लो, सिंपल बात है। यहाँ पे भी टाइमिंग डिफरेंस है, सेम बात है। और यहाँ पे एक्सेस पेमेंट जो हमने मेड किया है वो कंपनसेट हो जाएगा फ्यूचर के लोअर पेमेंट से। अगर हमने अभी ज़्यादा टैक्स पे किया है ना, तो फ्यूचर में हम टैक्स कम पे करेंगे। बस सारी कैसे फिर से बोल रहे हो चीज़? अरे वही बात है बेटा, जो खर्चा है डेप्रिसिएशन का, हमने यहाँ पे ज़्यादा क्लेम किया बुक्स में, ज़्यादा क्लेम कर लिया बुक्स में, और हमने इनकम टैक्स में कम क्लेम किया है। करेक्ट है, भले अभी टैक्स ज़्यादा आया है, पर एक टाइम आएगा यहाँ पे असेट की वैल्यू जीरो बचेगी, तो डेप्रिसिएशन जीरो लगेगा उसके ऊपर। यहाँ पे स्टिल असेट की वैल्यू बची हुई होगी, तो यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन लगेगा। तो लॉजिकल बात है, अगर यहाँ पे खर्चा लग रहा है तो यहाँ इसकी इनकम गिरेगी, पर इसकी इनकम उतनी की उतनी रहेगी। यहाँ पे इनकम गिर गई, इसकी इनकम उतनी ही रही। यहाँ पे इनकम गिर गई, इसकी इनकम उतनी रही। तो अगर टैक्स पेएबल में अगर इनकम गिरी है तो हमें टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो हमने अभी ज़्यादा टैक्स पे कर लिया, फ्यूचर में कम टैक्स पे करना है, तो क्या हुआ सर, हमारे एसेट हुई ना। देखो फ्यूचर में कम टैक्स पे करना पड़ेगा, हमें हमारे एसेट हो गई है। तभी बोलते हैं इसको डिफर्ड टैक्स एसेट। क्या बोलते हैं? डिफर्ड टैक्स। सेम एग्जांपल, यहाँ पे 3 लाख का टाइमिंग डिफरेंस आया और हमें 1.5 लाख का डीटीए क्रिएट करने को मिल गया। मजा आ गया? बिल्कुल। अगर मजा आया तो लाइक मारना, शेयर करना। फिर आगे आते हैं मेजरमेंट ऑफ टैक्सेस। सर अभी बार बार नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैं दिमाग पक रहा है सर, पर अभी देखते हैं अभी मेजरमेंट ऑफ टैक्सेस होता क्या है, क्योंकि ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, आराम से पूछेंगे। पहला तो हमारा आता है करंट टैक्स, फिर आता है डिफर्ड टैक्स। इनको मेजर कैसे करेंगे? तो करंट टैक्स होता क्या है कि भाई मेजर अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड करंटली, जितना टैक्स का अमाउंट है, सपोज 50% टैक्स है, इतनी हमारी इनकम है, इनकम से हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें मिल गया टैक्स, उसको बोलते हैं करंट टैक्स। तो सर ये डिफर्ड टैक्स क्या है? अरे डिफर्ड टैक्स भी सिंपल है भाई साहब, क्या बात करते हो, मेजर एज पर द लॉ एनेक्टेड बाय द बैलेंस शीट डेट। सिंपल बात है, डिफर्ड टैक्स क्या हो गया भाई, जो हमने पता डिटेल क्रिएट किए थे उसको भी मेंशन कर देंगे यहाँ पे, इसको नहीं यहाँ पे मेंशन कर लिया पूरे को 1.5 लाख रुपए, खत्म बात, सिंपल। यहाँ पे एग्जांपल समझो भाई, टैक्स रेट हमारा 20%, ठीक है, हमारी बुक का प्रॉफिट है 6 लाख का, हमारे एज पर IT एक्ट का प्रॉफिट है 60,000 का, सही है। तो टैक्स क्या बनेगा? करंट टैक्स। देखो एज पर IT हम टैक्स पे करेंगे करंट टैक्स, तो 60,000 इंटू 20% कर लिया आपने, हमें मिल गया 12,000 रुपये। ये हमारा करंट टैक्स है, नॉर्मल टैक्स है। पर हमें DT डिफर्ड टैक्स भी हमें करने को मिला। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इनकम एज पर बुक्स ज़्यादा है, इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट कम है। नीचे लेके आओ, नीचे लेके आओ, क्या करो? क्रिएट DTL। क्या करूँ? DTL। यहाँ पे DTL क्रिएट हुआ होगा, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुई है। कितने की हुई है सर? 1,08,000। सर ये कैसी आई? 6 लाख माइनस 60,000 इंटू 20%, खत्म बात, खत्म बात। क्या बात करते हो यार, सही कॉन्सेप्ट था ये, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसको समझना डीपली, काफ़ी एग्जाम में आता है, पूछेंगे MCQ में ये। तो आप बौखला जाओगे, आपको समझ में नहीं आया ना, तो बौखला जाते हैं बच्चे, इसको छोड़ देते हैं। इसको छोड़ना मत, काफ़ी ईजी है ये।
आगे आते हैं टैक्स हॉलीडे। टैक्स हॉलीडे, ये पेन ना थोड़ी, चलो चल रही है। टैक्स हॉलीडे, ये क्या होता है सर? हमें हॉलीडे पे जाना है, मतलब हमें टैक्स की हॉलीडे पे जाना है। सर बहुत बकवास जोक मार रहे हो आप, अच्छे से पढ़ाओ, खाली ऐसे फापे मत मारो। हाँ सॉरी सॉरी। टैक्स हॉलीडे होता क्या है कि भाई ऐसा ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे एसएससी को टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब उसका टैक्स ऑलमोस्ट ज़ीरो आता है। अगर ज़ीरो नहीं आता तो आधा आता है, हाफ आता है, हाफ टैक्स होता है। सर ऐसा क्या बिजनेस करते हैं, हमें भी खोलना है सर, मज़ा आ जाएगा। बेटा ये खोलने के लिए आपको करोड़ों चाहिए। दो आपने सुना होगा सेक्शन 10 AA, सेक्शन 10A एग्रीकल्चर इनकम, फिर सेक्शन 10B, सेक्शन 80 आई है। चलो ठीक है, आप अभी टैक्स पढ़ना, वो सब समझ लेना क्या 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 होता है। सिंपली समझना अभी, समझने के लिए फिलहाल कि भाई इनमें इनकम टैक्स बहुत कम पे करते हैं या फिर ना के बराबर टैक्स पे करते हैं। इनकी टैक्स की हॉलीडे होती है पर कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक, सपोज 10 साल, 10 ईयर्स तक हमने टैक्स कम पे किया, हमने 5 साल तक टैक्स कम पे किया, इनके मजे आ गए। उन्होंने 5 साल टैक्स नहीं पे किया, 10 साल टैक्स ही नहीं पे किया। हाँ तो पर फिर इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पे तो सर टैक्स ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे डीटी डिटेल कैसे ट्रीट करेंगे अपन, क्योंकि डीटी डिटेल तो फ्यूचर के होते हैं, क्या पता 10 साल के बाद आ जाए टैक्स पे करना, है कि नहीं? तो उसको कैसे हम ट्रीट करेंगे? तो पहले तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? टैक्स हॉलीडे 10 ईयर्स, एग्जाम सपोज 10 साल की हमारी टैक्स हॉलीडे है, ठीक है। और ईयर 2 के ऑपरेशन में हमारा डेप्रीसिएशन का टाइम डिफरेंस आ गया भाई, 2 करोड़ का, बिकॉज ऑफ डेप्रीसिएशन टाइमिंग डिफरेंस आ गया 2 करोड़ का। और जो टाइमिंग डिफरेंस आया है ना, उसमें से 80 लाख जो है, वो 80 लाख है, वो रिवर्स हो जाएगा ड्यूरिंग द हॉलीडे पीरियड। बताओ मेरी बात, हॉलीडे पीरियड में अगर रिवर्स हो जा रहा है तो क्या इसका हमें कभी टैक्स पे करना पड़ेगा? हॉलीडे पीरियड चल रहा है, नहीं सर नहीं करना पड़ेगा। तो जब इसका फ्यूचर में टैक्स पे करना पड़ेगा ही नहीं बिकॉज ऑफ हॉलीडे पीरियड, तो हम 80 लाख के अमाउंट का डिटेल क्रिएट ही क्यों करें? है कि नहीं? अगर टैक्स ही नहीं पे करना पड़ेगा तो हम वाई शैल वी क्रिएट डिटेल फॉर द 80 लाख? वो कैसा नहीं करेंगे? तो फिर जो बाकी 1 करोड़ 20 लाख, वो है कि भाई वो हॉलीडे पीरियड के बाद रिवर्स होगा। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बेटा आपको पे करना पड़ेगा। फिर क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर हॉलीडे पीरियड है। तो अगर हमें जब भी टैक्स पे करना पड़ेगा, तो हमें पता है अगर टैक्स पे करना पड़ेगा 1 करोड़ 20 लाख का, तो हम क्या कर लेंगे क्रिएट? DTA DTL। सही है, कर लिया हमने DTL क्रिएट। तो इस वे में सोचना है हमें। देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, हियर नो DTL शैल बी रिकॉग्नाइज फॉर टाइमिंग डिफरेंस फॉर व्हाट, फॉर if the reversal is going to happen during the holiday period, and if reversal is going to happen after holiday period, for that amount we need to recognize DTA DTL। सर मस्त आप अंग्रेजी बोलते हो। हाँ हाँ बेटा आती है थोड़ी मेरे को, समझ आ गया होगा आपको, बहुत सिंपल चीज़ है ये। आगे देखते हैं, चल जा भाई मार कर, चल रहा है। देखो अभी देखते हैं मैट। मैट क्या होता है? मैट होता है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। ये भी एक टैक्स का एक टॉपिक है, इसको बोलते हैं 115 GB। ये करता क्या है भाई, आपको सपोज बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, जिनका टर्नओवर बहुत अच्छा खासा होता है, तो उन पे मैट अप्लाई होता है। अब मैट के कारण उनकी उनकी जो इनकम है, जो उनका इनकम टैक्स है, जो उनकी जो टैक्स पेएबल इनकम है, वो भी ऊपर नीचे हो जाती है। इसमें मल्टीपल होता है एडजस्टमेंट्स, और इसका अलग होता है पूरा ट्रीटमेंट। आप जितना नॉर्मल चलता है ना PGBP, वैसा नहीं होता, इसमें पूरा अलग चलता है। तो इसी इसकी जो हमारी इनकम आएगी इसके थ्रू, वो अलग आएगी एज कम्पेयर टू हमारे नॉर्मल टैक्स का एक्ट। तो अभी देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। भाई देखो, अगर अगर पे पे ऑफ टैक्स अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेमेंट ऑफ करंट टैक्स, ये हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पता है जो फाइनल इनकम इसकी आती है ना, दिस और करंट टैक्स विच एवर इज हायर, हम वो पे करते हैं। या तो मैट पे करते हैं, या तो करंट टैक्स जो भी हायर हो हम वो पे करते हैं। तो फाइनल टैक्स तो यही हमने पे किया, मानते हो?
तो उसको बोलते हैं करंट टैक्स। जो फाइनल टैक्स पे करते हैं उसको करंट टैक्स बोलते हैं। तो हमने अगर मैट पे किया तो उसको ये मान लेंगे करंट टैक्स ही। करेक्ट है। हाँ सर, समझ गया हम। फिर सर लोचा क्या है? लोचा अभी देखो आगे क्या है। बट वाइल मेजरिंग द DTL, नॉर्मल टैक्स रेट शैल हैव टू बी टेकन। सर ये क्या? हाँ बेटा यही है। कभी भी आप DTL मेजर करो ना, तो उसका हम रेट लेते हैं ना, जो एज पर नॉर्मल प्रोविजन ही लेना। सपोज नॉर्मल प्रोविजन ने 20% दी है और मैट ने 7.5% दिया है, तो आप ये मत ले लेना, आप ये ले लेना 20%। जैसे आप एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे 6 लाख की हमारी थी बुक प्रॉफिट, और फिर मैट का बुक प्रॉफिट था 3.5 लाख का। सर ये मैट का बुक प्रॉफिट क्या है? हाँ बेटा, मैट का पूरा अलग से बुक प्रॉफिट निकलता है। आप पढ़ना, अभी मजा आएंगे आपको इनकम टैक्स के अंदर, टैक्स का प्रोविजन। तो देख लेते हैं। तो इसमें जो मैट का था हमारा, वो मैट का था 3.5 लाख की इनकम, और जो बुक प्रॉफिट था हमारा था 6 लाख का। तो डिफरेंस है हमारा 2.5 लाख का डिफरेंस आ गया होगा, ठीक है जो भी है, वो टाइमिंग डिफरेंस हो गया। पर इसमें रेट 20% दिया है और मैट हमें 7.5% दिया है, तो हम कौन सा लेंगे? तो जो नॉर्मल टैक्स है ना, जो नॉर्मल टैक्स पे करे 3.5 लाख के ऊपर, उसमें हमें 7.5% ही लेना है, जो वो बनेगा हमारा करंट टैक्स। पर जो हमारा डिफर टैक्स आया है हमारा 2.5 लाख का, उस पर हमें 20% लेना है, ये याद रखना दिमाग में। ठीक है, सिंपल ऐसे सम्स करना, बहुत इजी सम्स है। अब सर लास्ट टॉपिक है हमारा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। क्या करना है इसके अंदर? इसमें डिटेल जो आपने क्रिएट किया है ना, उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है इसका, एज अगेंस्ट द नॉर्मल एसेट एंड लायबिलिटी। सबको मिक्स मत कर देना, इनको सेपरेटली दिखाना है डिटेल को। ठीक है, किसमें? करंट एसेट एंड लायबिलिटी में, इनको अलग से दिखाना है। समझ आ गया? और ऑफसेट नहीं करना, मतलब ऑफसेट ऑफ DTL मतलब DTL माइनस DTA, ये नहीं करना। तभी करना जब लॉ ने बोला हो। अगर लॉ ने नहीं बोला तो नहीं करना। हाँ, अगर बोला हो स्पेसिफिकली एज पर लॉ यू हैव टू प्रेजेंट डिटेल बाय नेटिंग ऑफ, तो हमें DTL माइनस DTA करके जो अमाउंट आएगा हमारा यहाँ पे, या तो DTA आएगा या तो हमारा DTL आएगा, तो हमें दोनों में से कोई भी एक लिख देना है। खत्म बात। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन को दबा देना। और इसको प्लीज़ शेयर कर अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इतने अच्छे नोट्स मिल पाए, इतना अच्छा वीडियो मिल पाए। और अगर अपने यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।